पोटेंशियल डाउन हो जाता अगर सोर्स जुड़ा ना होता तो, लेकिन सोर्स ने क्या किया कि पोटेंशियल को उतना ही मेंटेन करने के लिए सोर्स को, इसको कैपेसिटर को और चार्ज दे दिया। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। इसका मतलब है किसी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसे कोई डाइलेक्ट्रिक तब तक सहन कर सके जब तक उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक ना हो जाए। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक होने से मतलब कि जब तक उसके सरफेस से चार्ज निकलना शुरू ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन या जो पॉजिटिव चार्ज जो भी हो उसकी सरफेस से बाहर ना आने लग जाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स ना एग्जर्ट कर दे कि चार्ज उसकी सरफेस से ही बाहर निकल आए। किसी डाइलेक्ट्रिक की सरफेस से चार्ज बाहर निकलने का मतलब है उसकी इंसुलेशन टूट गई है। तो जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो विदाउट लॉसिंग अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी झेल जाएगा वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, it is the maximum value of या maximum strength of इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड that a dielectric can withstand अपनी लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं झेलना, withstand without losing its insulating property। जब तक उसका इंसुलेशन नहीं टूट जाता तब तक वो जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बोलते हैं उस डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ। कुछ दिन पहले हमने ये टॉपिक किया था कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हम क्या देख रहे थे कि पॉजिटिव साइड की तरफ इस डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डेवलप हो गया था। बीच के मॉलिक्यूल्स के जो चार्जेस थे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके अंदर चार्ज नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, इस प्लेटों पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज हो जाता जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता और इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता कि इस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे जो चार्ज आ गया है इसको बाहर ही निकाल देता, तो तब हम कहते हैं कि इसका इंसुलेशन टूट गया। और जिस मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस मैक्सिमम वैल्यू पे इसका इंसुलेशन टूट जाता उसे हम बोलते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट की कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वही न्यूटन पर कूलम। अब चलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, देखिए जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में हम कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है हमें, और वो एनर्जी प्लेटों के बीच में कैपेसिटर की स्टोर हो जाती है
और स्टोर की गई एनर्जी को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो प्लेटों के बीच में एनर्जी स्टोर हुई है वो वही एनर्जी है जो हमने चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें खर्च करनी पड़ी अपनी एनर्जी। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि एनर्जी उतनी ही खर्च होगी जितना हमें वर्क करना है। एनर्जी होगी तो वर्क करेंगे, या ये कह दिए कि वर्क करना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो हमें इस चार्ज को इस कैपेसिटर की प्लेट पे इकट्ठा करने में कुछ वर्क करना पड़ा है, वही वर्क यहाँ एनर्जी के रूप में स्टोर होता चला गया। तो इसका डेरिवेशन हमें करना है। तो क्या करते हैं कि मान लीजिए चार्जिंग के दौरान किसी टाइम कैपेसिटर पे चार्ज हम Q कलेक्ट कर चुके थे। बाई इंडक्शन सामने वाली प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता चला गया जब ये आउटर प्लेट अर्थ कर रखी थी। बाद में इस अर्थिंग को हटा देंगे, नेट चार्ज हो जाएगा। ये सब बातें मान लेते हैं हो चुकी हैं। तो अब इस चार्जिंग के दौरान जब कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज Q आ गया था, तो मान लेते हैं प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V भी डेवलप हो गया होगा, क्योंकि ये भी हमने पढ़ रखा है जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। जैसे जैसे चार्ज दिया जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो जब प्लेटों पे चार्ज Q था उस टाइम प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया था V। अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C थी, तो अब इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं कि C कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर पे जब चार्ज Q था उस टाइम उसको अगर और बहुत छोटी सी क्वांटिटी dQ अगर हम देते, जहाँ पे पहले ही Q चार्ज था अब हम उसको dQ चार्ज और दे रहे हैं। अब देखिए हमें क्या वर्क करना पड़ेगा। पहले से ही वहाँ पे चार्ज है और दूसरा चार्ज हम और दे रहे हैं पीछे से, तो इसे बाकी और चार्जेज का रिपल्शन झेलना पड़ेगा। उस रिपल्शन के अगेंस्ट हम इसको जब पुश करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब सबसे पहला पार्ट हमने दिया होगा इस Q चार्ज का, बहुत छोटा सा पार्ट dQ, स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे पार्ट्स में ही इसको दे रहे थे, तो सबसे पहले पार्ट को तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा, कोई वहाँ ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं था। जब पहला पार्ट वहाँ आ गया तो दूसरे पार्ट को इसका रिपल्शन झेलना पड़ा होगा, उसके रिपल्शन के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। अगला पार्ट देंगे तो इन दो का रिपल्शन झेलना पड़ेगा और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तीसरे पार्ट को इन तीन का रिपल्शन झेलना पड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा चार्ज इस पर इकट्ठा होता जाएगा, नेक्स्ट पार्ट को और ज़्यादा रिपल्शन झेलना पड़ेगा, उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जो हम वर्क करते चले जाएंगे वही प्लेटों के बीच में स्टोर होता चला जाएगा, और उसको हम बोल देंगे फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो उस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे अब। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे जब चार्ज Q था प्लेटों के बीच में पोटेंशियल V हो चुका था, और उसके बाद जब हम dQ चार्ज दे रहे हैं तब कितना वर्क हुआ। तो लेट Q इज द चार्ज at an instant on the capacitor। Q से मतलब है एक पे प्लस Q है तो दूसरे पे माइनस Q, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। एंड V द पोटेंशियल डिफरेंस between its plates। If C is the capacitance of this capacitor, then हम जानते हैं Q इक्वल टू CV। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। नेक्स्ट लिखते हैं इफ dQ स्मॉल चार्ज इज फर्दर गिवन
टू द कैपेसिटर देन वर्क डन विल बी, अगर इस पोटेंशियल पे हम जब तक उसको क्यू चार्ज दे चुके हैं और उसका पोटेंशियल वी हो चुका है, अब और बहुत छोटा सा चार्ज डी क्यू हम देना चाहें तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। हम जानते हैं अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल वी है और हम वहाँ पे कुछ चार्ज उस पॉइंट पे लाना चाहते हैं तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा उस पोटेंशियल को उस चार्ज से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर q को हम 1 कर दें तो पोटेंशियल की डेफिनेशन बन जाती है कि किसी यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल होता है। अब यहाँ 1 की जगह हम लाए हैं डी क्यू चार्ज, तो वर्क भी हमारा हो जाएगा फिर डी डब्ल्यू। इस तरह से बहुत छोटा सा चार्ज लाएंगे, बहुत थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, जितना बड़ा चार्ज लाएंगे उतना ही बड़ा वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो v इंटू डी क्यू ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू। इफ़ डी क्यू स्मॉल चार्ज इज फर्दर गिवन टू द कैपेसिटर देन वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। अब अगर एक छोटे से पार्ट को देने में इतना वर्क हो सकता है, तो जब हमने स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट किया था और हम छोटा छोटा चार्ज देते देते क्यू तक पहुंच गए, तो जीरो से लेके क्यू तक टोटल वर्क कितना हो गया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर नेट वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू Q, जीरो चार्ज से लेके Q चार्ज तक जब हमने इसको दिया था तब तक हम कितना वर्क कर चुके थे। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू। चाहो तो इस साइड को डायरेक्ट W लिख सकते हैं और लिमिट लिखना चाहो तो स्टार्टिंग में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा तो 0 और लास्ट तक हमें अगर वर्क W करना पड़ा तो W तक। इसी तरह से यहाँ स्टार्टिंग में हमने चार्ज नहीं दिया था कुछ भी, जीरो से देना शुरू किया था और लास्ट तक हम देते रहे जब तक उस पर चार्ज Q हो गया। तो इधर dw से पहले 1 मानते हुए उसका इंटीग्रेशन हम 1 लिख सकते हैं, 0 टू W इसकी लिमिट लिख सकते हैं। वैसे इसको डायरेक्ट W लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के तौर पे वैसे ही लिख दिया। राइट साइड में V की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C। इस V की वैल्यू को यहाँ लिखते हैं क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू V नहीं है, तो V की वैल्यू लिख लेते हैं Q अपॉन C, उसमें Q आ जाएगा। तो 0 टू Q V की वैल्यू रखी Q अपॉन C और इंटीग्रेशन किया विद रेस्पेक्ट टू Q, इस तरह से dQ। C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, यहाँ भी बताया गया था Q प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के C आया था। कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट साइड में अगर मैं लिमिट रखता हूँ तो पहली लिमिट माइनस दूसरी लिमिट, ऊपर की लिमिट पहले रखते हैं। राइट साइड में 1 अपॉन C को बाहर लिया, अंदर जो Q बचा उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट यहाँ पे चली जाएंगी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर W माइनस 0 तो W आ गया और राइट साइड में 1 अपॉन C इंटू Q की जगह पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं, Q की जगह Q रखूँगा तो Q स्क्वायर माइनस करके दूसरी लिमिट रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा और अपॉन 2, यानी कुल मिला के आंसर आ गया 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाई 2। तो 0 से Q तक जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज कर चुके थे तब तक हमने टोटल वर्क इतना कर चुके थे, 1 बाई C Q स्क्वायर बाई 2। मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा,
तो देयरफॉर W की वैल्यू आई हमारी, हाफ को पहले लिख लेता हूँ, क्यू स्क्वायर बाई सी को इस तरह से लिख लेता हूँ। अब देखिए, हर बार वर्क डन स्टोर ही नहीं होता, ये बात थोड़ा ध्यान देंगे। किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में वर्क डन स्टोर होता है। अगर हम किसी बॉडी को किसी दूसरी सरफेस के टच में हम उसको स्लाइड कराते हुए ले जाएं, तो वहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे वो कहीं स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम वर्क करेंगे तो वो स्टोर नहीं होता है। और यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में जब वर्क किया गया तो वो स्टोर हो जाता है। उसी तरह से ग्रेविटेशन फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, वहाँ भी वर्क डन जो है स्टोर हो जाता है। जब हम किसी बॉडी को ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस करते हैं ऊपर को, तो जितनी हाइट तक ले जाते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh के रूप में वो वर्क डन स्टोर हो जाता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, कंजर्वेटिव फोर्स था, इसलिए उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जैसे हम वर्क करते रहे वो स्टोर होता रहा। क्लियर है बात ये? तो अब यही वर्क प्लेटों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पूरा नाम। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी के जब नाम लिखेंगे तो इसका सिंबल चेंज कर देंगे। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। और इनके अगर सिस्टम SI सिस्टम में हम इनकी यूनिट लेंगे तो फिर जूल ही लिखना पड़ेगा, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है Q इक्वल टू सी वी। अगर Q की जगह मैं सी वी लिख देता हूँ तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ, Q की जगह लिखूँगा सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि Q का स्क्वायर है, तो नीचे C से C कट जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपना आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। उसी तरह से अगर C इक्वल टू क्यू अपॉन वी रख लेता हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे रख लीजिए Q अपॉन वी, बिकॉज C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरा चेंज हो सकता है Q अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर, एक पावर चेंज होके हाफ क्यू वी। तो इस तरह से कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी प्लेटों के बीच में स्टोर है, उसके हमारे पास 3 फॉर्मूले अवेलेबल हैं। पहला हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सेकेंड हाफ सी वी स्क्वायर और थर्ड हाफ क्यू वी। ये तीनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल में जो भी डेटा हमें मिलेगा उसी हिसाब से यूज कर लेंगे। अगर न्यूमेरिकल में हमें चार्ज और कैपेसिटेंस ही मिला है तो ये फॉर्मूला ठीक रहेगा। कैपेसिटेंस और प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिला है तो ये ठीक रहेगा, और चार्ज और प्लेटों के बीच का पोटेंशियल मिला है तो ये ठीक रहेगा। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर ग्राफ के रूप में इसको पूछ ले, कभी कभी ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि क्योंकि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल उसी रेशो में बढ़ता है, यह हमें पता है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखते हुए जिसमें Q और V दोनों हैं, इसको देखते हुए मैं कुछ Q और V के बीच ग्राफ खींच के और पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ ग्राफ से, तो निकल सकती है क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू वी ग्राफ, अगर मैं
क्यू इधर लूँ, वी इधर लूँ, बॉडी को क्यू चार्ज देता जाता हूँ, उसका पोटेंशियल उसी रेशियो में बढ़ता जाता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ होता है तो स्ट्रेट लाइन होती है। ओम्स लॉ में भी ऐसे ही पढ़ा होगा, V प्रोपोर्शनल टू I। वहाँ पे V जो है पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट था, वहाँ भी ग्राफ ऐसे ही था। यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर मेरा चार्ज 0 से लेके Q तक ये आया और उस टाइम पोटेंशियल V हो गया था, तो मैं इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालूं, ये हाइट मेरी V हो सकती है यहाँ से यहाँ तक की, और ये मेरा चार्ज यहाँ से यहाँ तक का Q है, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या बनता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा Q, हाइट है हमारी V, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये तो वही फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी उसके क्यूवी ग्राफ के एरिया से निकाली जा सकती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूवी ग्राफ इन ए कैपेसिटर। एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, MCQ टाइप क्वेश्चन, या 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार रखेंगे अपना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, इसको अगर प्लेटों के बीच के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर ये हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऐसे कह लीजिए, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और कर देता हूँ यहाँ पे, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो फॉर्मूला हमने ड्राइव कर ही चुके हैं और सीधा ले सकते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी between the plates of a capacitor is given by U equal to half CV square। कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा यूज होता है तो इसको यूज करके निकाल लेते हैं। यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि C क्या है, कैपेसिटी, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर प्लेटों का एरिया A है और प्लेटों के बीच का सेपरेशन D है, तो एरिया इंटू सेपरेशन करके प्लेटों के बीच जो स्पेस है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो इफ़ A इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट्स एंड D इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, देन वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। हो जाएगा A इंटू डी, एरिया इंटू सेपरेशन। अब जितनी एनर्जी स्टोर हुई है प्लेटों के बीच में, उस टोटल एनर्जी को इस टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए
तो आ जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं। तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, टोटल एनर्जी को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम थी हमारी U, टोटल वॉल्यूम हमारा AD, U की वैल्यू थी हाफ CV² और वॉल्यूम था हमारा AD। एनर्जी डेंसिटी आ चुकी है वैसे, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। जो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालने को कहे तो फिर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखते हैं कि प्लेटों के बीच में अगर एयर है तो उसका परमिटिविटी होती है ε0, A प्लेटों का एरिया है, D सेपरेशन है, तो हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ε0A/D। ये आप लोग याद रखना चाहिए आपको। आप अगर ये चीज़ याद रखेंगे तो यहाँ अप्लाई कर देंगे, नहीं तो ये छोटा सा डेरिवेशन भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो C की वैल्यू रखेंगे ε0A/D, यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं बिकॉज C की वैल्यू है ε0A/D। और V प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच के सेपरेशन में जो रिलेशन होता है V = E/D। ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक आया था हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन E = -dV/dr, यानी dV = E/dr, माइनस लगाएं तो यहाँ dV जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे मैं dV ना कह के सीधा V कह रहा हूँ। उसी तरह से जिस सेपरेशन पे पोटेंशियल डिफरेंस dV हुआ था वो सेपरेशन हमारा dr ना होकर अब d है, तो फिर ये आ गया V = E/D। माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, V तो स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, तो V = E/D, ये C की वैल्यू और ये V की वैल्यू, ये दोनों मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको यहाँ से हटा दिया। तो ये आ जाता है मेरा U/AD, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हाफ C की वैल्यू रखी ε0A/D, V की वैल्यू रखी E/D, क्योंकि V का स्क्वायर है इसलिए E और D दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, और अपॉन ये AD। एक तो इस D से D काट सकते हैं, यहाँ क्या बचता है हमारे पास ε0AE²D तो ऊपर बचा, और ये 2 नीचे आ जाएगा AD के साथ। A से A काट दीजिए, D से D काट दीजिए, क्या बचा, हाफ बचा, ε0 बचा, और ये E²। U/AD डिवाइड करके जो आएगा उस छोटी क्वांटिटी को हम स्मॉल u कह देते हैं। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u से डिवाइड कर देते, वो डिनोट करते हैं, क्योंकि डिवाइड करके कुछ ना कुछ छोटी क्वांटिटी आई होगी, इसलिए सिंबॉलिकली कैपिटल U को हम स्मॉल u लिख दिया, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी आ गई हमारी प्लेटों के बीच जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u = हाफ ε0 E²। तो यहाँ तक का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना पड़ेगा, ये कम से कम 3 नंबर में आ सकता है। तो बस बेसिक बात यह है कि एनर्जी का फॉर्मूला तो कम से कम पता हो। पहले एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा तो फिर वॉल्यूम से डिवाइड करके ही डेंसिटी आनी है, वॉल्यूम एरिया और सेपरेशन से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। बाकी फिर C और V की वैल्यू रखनी है, और ये 2-3 स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं। ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेता हूँ कि सीरीज और पैरेलल में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड होते तो उनकी एनर्जी कैसे निकाली जाती। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेता हूँ, एनर्जी इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।
एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल combinations सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम जानते हैं, सीरीज में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड है तो c = c1 + c2 + c3। तो अगर कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं जिनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस C1, C2, C3 हैं, और इनमें जो एनर्जी है वो U1, U2, U3 कनेक्टेड है, स्टोर्ड है, तो टोटल एनर्जी जो इनकी बैठेगी उसका फॉर्मूला क्या आएगा वो देखना है। U1 × U2 × U3 आएगा, या 1/U1 + 1/U2 + 1/U3 आएगा, अभी कुछ पता नहीं है। उसी तरह से पैरेलल का देखेंगे तो पहले सीरीज पे मैं आ जाता हूँ। फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले ध्यान रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होता है। तो हम जो कैपेसिटर की एनर्जी के 3 फॉर्मूले हमारे पास आए थे उनमें वो फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे जिसमें Q जरूर हो। दूसरे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी ज़रूरी है, इसलिए कैपेसिटेंस भी हो, तो वो फॉर्मूला हमारा कौन सा है, वो था हमारा 12Q² तो लिखेंगे इफ़ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन and Q the charge on each capacitor, ये प्रॉपर्टी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन की पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। तो अगर वो चार्ज Q है और इन तीनों की टोटल कैपेसिटेंस जिसे मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहता हूँ वो C है, तो इसकी टोटल एनर्जी इस हिसाब से मेरी होनी चाहिए। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन मस्ट बी U = 12Q²/C। मुझे तीनों की टोटल कैपेसिटेंस पता है, टोटल चार्ज पता है, तो टोटल एनर्जी पता लग जाएगी 12Q²/C। अब इस डेरिवेशन का करने का मेरा मकसद ये था कि जो टोटल एनर्जी आई है वो हर एक कैपेसिटर की एनर्जी के साथ किस तरह से रिलेटेड है, उनकी मल्टीप्लाई करके आई है, उनको 1/, करके आई है, जिस तरह से कैपेसिटेंस होती है उनकी, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ Q²/2, Q² और 2 को एक साथ, और चलो यहाँ लिख देता हूँ पहले Q²/2 को ऐसे करके 1/C ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलती है इस फॉर्मूले से, तो 1/C की जगह लिख सकते हैं 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। बस जीत गए, इतना ही तो पॉइंट था। अब एक बार ब्रैकेट खोल देते हैं, तो U = Q²/2C1, या कह लो 12Q²/C1। उसी तरह से जब यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो सकता है 12Q²/C2, ये 12Q²/C3, और ये तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला है जिसे मैं U1 कह रहा हूँ। चार्ज हर एक पे Q था ही, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे सेम होता है, और जब चार्ज और कैपेसिटेंस पता हो तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है 12Q²/C। तो Q की जगह Q और C की जगह C1 रखूँ तो पहली एनर्जी आ जाए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मेरा फॉर्मूला आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी उस कॉम्बिनेशन के
हर एक कैपेसिटर की इंडिविजुअल एनर्जी के सम के बराबर आती है। चलिए क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं। इसको मैं मिटा दूं। चलिए करते हैं इसको आगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से बना लेते हैं एक बार। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? वही पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और इनकी कैपेसिटेंस अगर C1, C2, C3 इस तरह से हुई, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मुझे पता है इनकी C हुई, तो तीनों की टोटल कैपेसिटेंस C, तीनों का टोटल पोटेंशियल V, तो मुझे फॉर्मूला लगाना चाहिए एनर्जी का हाफ CV²। तीन फॉर्मूले मेरे पास आए थे, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हाफ Q²/C, हाफ CV² और हाफ QV। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत है C और V वाले फॉर्मूले की, यानी इस वाले की। तो इसी तरह से एक बार यहाँ लिख देते हैं। इफ C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड V द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, in the given parallel combination of capacitors, then electric potential energy must be U इक्वल टू हाफ CV²। अगर इसमें मैं हाफ और V² को ऐसे लिख के और पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, जो होता है C इक्वल टू C1 + C2 + C3। पता है आप सब लोगों को, ये तो पता तो करना पड़ेगा इतना तो। ब्रैकेट खोल देता हूँ तो क्या हुआ, हाफ C1V², हाफ C2V², हाफ C3V²। यानी हाफ C1V² क्या हुआ, पहले वाले कैपेसिटर की टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। वो अंडरस्टूड है कि ये प्लेट प्लस है, ये प्लेट माइनस है। हाफ C2V² सेकेंड वाले कैपेसिटर की एनर्जी हो गई, पहले वाले की U1 थी, दूसरे वाले की U2, तीसरे वाले की U3। यानी टोटल एनर्जी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी उसी तरह से कंजर्व पाई गई जिस तरह से सीरीज में थी। यानी चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों कैपेसिटर्स, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हों, तो उनकी टोटल एनर्जी उनकी अलग अलग की एनर्जी के सम के बराबर ही होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी एनर्जी के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो या उनकी एनर्जी की प्रोडक्ट के बराबर हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हीं कैपेसिटर को हम सीरीज में सेम सोर्स से जोड़ के देखें और टोटल एनर्जी निकाल लें, और उन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ के और सेम बैटरी से जोड़े जिससे हमने सीरीज में भी जोड़ा था, तो एनर्जी दोनों बार बराबर आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये बात थी कि जब उनको पहले ही कंबाइन कर रखा है तो टोटल एनर्जी तब निकालिए। बार बार अगर अलग अलग बैटरी से जोड़ेंगे तो एनर्जी इक्वल आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है। ये क्लियर हो गई होगी बात।
अब थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स एक बार लिखेंगे उसको। ये बातें कुछ न्यूमेरिकल में काम आने वाली हैं कि जब किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो प्लेटों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? प्लेटों के चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? और प्लेटों इनका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक between the plates of a capacitor। घबराइए नहीं, कुछ हो सकता है आज काम थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, कल शायद वीडियो ना आए, तो आप इसको तैयार कर लेंगे आराम से। और आप लोगों ने सब्जेक्ट ऐसा लिया है तो उसमें घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, और फिर इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, आप चिंता मत करिए, बस ये लास्ट है। तो पहले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ था E, डाइलेक्ट्रिक में अपोजिट चार्ज जनरेट हो गया था। ये बात भी आप लोग कुछ लोग तो जान चुके होंगे पहले ही, मेरा आंसर क्या होने वाला है कि डाइलेक्ट्रिक में एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया था, और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है तो ऊपर वाले में से लेस हो जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक MCQ टाइप में आ सकता है क्वेश्चन। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होगा। ये केस तब है जब इसे कैपेसिटर को हमने चार्जिंग सोर्स से हटा रखा है। ये बात मैं पहले बताना भूल गया, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं लिखवा दूंगा, या सब पॉइंट लिखवा लूँ पहले, यहाँ इधर साइड में डाल दूंगा। सेकंड, चार्ज ऑन द प्लेट्स। देखिए, जब चार्ज ये सोर्स से डिस्कनेक्ट हो चुका है तो चार्ज को जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। कंडक्टर कहीं कनेक्ट होता तो चार्ज उसमें को पास होकर चला भी जाता। तो फिलहाल इसका चार्ज बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, तो चार्ज ऑन द प्लेट्स नो चेंज। क्लियर हो गया? थर्ड, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम जानते हैं, याद होगा फॉर्मूला, कि जब प्लेटों के बीच में एयर थी तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आया था ε0A/d, और अगर पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था K ε0A/d। यानी डाइलेक्ट्रिक भरा गया तो K टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। पूरा भरा जाता तो ज़्यादा बढ़ जाती, और कम भरा गया है तो कम बढ़ेगी कुछ, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से प्लेटों के बीच जितनी एक्सटेंट तक हम डाइलेक्ट्रिक को फिलअप करेंगे, प्लेटों के बीच इंसर्ट करेंगे, उतनी एक्सटेंट में उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जानी चाहिए, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ये ठीक हो गया। तीसरी बात आई, चौथी बात,
कि प्लेटों के बीच की एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्मूला हमारे पास कई थे, उसमें से जो एनर्जी डेंसिटी वाला है एक बार उस पर विचार करें। एनर्जी डेंसिटी में क्या आया था, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हुआ था, डिक्रीज। तो प्लेटों के बीच की पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी घटी है तो टोटल वॉल्यूम में भी घटेगी ही, तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये केस तब हैं सारे व्हेन कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। ये क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। सेकंड, ये इसका हम चलिए ए पार्ट मान लेते हैं। इसके बी पार्ट में अगर डाइलेक्ट्रिक बाद में इंसर्ट किया जाए जब वो सोर्स से जुड़ी रहे, अभी तो सोर्स से हटाने के बाद इसको इंसर्ट किया था, तो सेकंड पार्ट है दोबारा ही कर देता हूं। When capacitor is connected to the source या चार्जिंग सोर्स, अगर हमारा कैपेसिटर चार्जिंग सोर्स से जुड़ा रहे और तब हम उसकी प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें, तो प्लेटों के बीच में जो अभी फैक्टर्स बताए गए थे उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नंबर 1, चलिए पहले क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगा ही, डाइलेक्ट्रिक आते ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा और ये तो डिक्रीज होगा ही होगा। सेकंड, चार्ज, इस पे ध्यान देंगे। देखिए, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, प्लेटों के बीच का पोटेंशियल तो सेम रहेगा क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है जिस पोटेंशियल पे, वो उससे पोटेंशियल उसको डाउन नहीं होने देगी। वी पोटेंशियल पे जुड़ी हुई है तो वी पोटेंशियल ही मेंटेन रखेगी। तो चलिए इससे पहले मैं पोटेंशियल लिखवा देता हूँ एक बार। जब पोटेंशियल की बात आई गई तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा सेम, नो चेंज। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस V का पता लग गया, मुझे चार्ज निकालना है। कैपेसिटेंस का मुझे पता ही है कि डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कि एप्सिलॉन 0 A/d से सीधा याद आता है। डाइलेक्ट्रिक भरते ही उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं फॉर्मूले पे आता हूँ, Q = CV। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा चेंज हुआ नहीं, कैपेसिटेंस मेरी बढ़ गई है, तो बढ़ने से Q, C और V की मल्टीप्लाई भी बढ़ के आएगी। जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था तब तक प्लेटों के बीच की कैपेसिटेंस कम थी, पोटेंशियल डिफरेंस V था ही, लेकिन डाइलेक्ट्रिक भरते ही कैपेसिटेंस बढ़ गई है, पोटेंशियल उतना ही रहा है, तो चार्ज निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, यानी सोर्स से और चार्ज वहाँ पे आ जाएगा। दूसरे, इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर समझ सकें तो, नेगेटिव चार्ज जनरेट होते ही पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल उसने डाउन कर दिया होगा। जब पोटेंशियल डाउन हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, C = Q/V। कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डाउन हुआ तो, लेकिन पोटेंशियल डाउन हो जाता अगर सोर्स जुड़ा ना होता तो। लेकिन सोर्स ने क्या किया
के पोटेंशियल को उतना ही मेंटेन करने के लिए सोर्स को, इसको कैपेसिटर को और चार्ज दे दिया, यानी वहाँ पे चार्ज बढ़ गया तो चार्ज इंक्रीजेज। तो चार्ज इंक्रीजेज और फिर हम आते हैं कैपेसिटेंस, तो हो ही गया, क्लियर हो ही गई बात। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस शायद इससे पहले वाले में शायद मिस हो गई हो। और एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का तो लॉस होना ही होना है, डिक्रीजेस। डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने में कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी, तो एनर्जी तो खर्च होगी, तो एनर्जी डिक्रीजेज। चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग सीरियसली पढ़ते रहिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए और अपना सीरियसली तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।